हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी के बारे में। देखिए बाबू लोग, आप लोग के सामने झारखंड सहायक आचार्य हैं 1 to 5 और 6 to 8 की वैकेंसियां हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको प्रॉपर एक समय दिया जाएगा, उसके बाद हम अपने उसके बेसिस पे तैयारी करेंगे, तो वो कभी नहीं होते जा रहा है। देख रहे होंगे पेपर 1 के एग्जाम हो गए, पेपर 2 की एग्जाम हो गई, या ससुरा पेपर 3 का ई एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, जिसमें सिटी और आपका डेट एलोकेट भी कर दिया है। मतलब कुछ दिन के बाद थर्ड पेपर का भी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है सो इस बार बहुत फास्ट है, इसीलिए आप लोग को उनके फास्ट होने के साथ साथ आपको भी अपने आप को फास्ट करना होगा, तभी झारखंड में नौकरी ले सकते हैं। तो अभी देखिए, आपका ये पेपर 1 2 तो हो गया, 3 बचे हुए और 4 बचे हुए जो स्नातक के लिए जाएंगे, और जो आपका 1 to 5 के लिए प्राइमरी के जाएंगे वो पेपर 3 ही बची हुई सिर्फ। तो अभी जो है सो पेपर 4 जिसमें आएगा मैथमेटिक्स, ये जो है सो काम आएगा बाबू पेपर 4 में भी, और ये जो है काम आएगा टीजीटी वाले में भी। ये वैकेंसी आपका जुलाई के लास्ट वीक में या तो फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी से प्रिपेयर रहिए, अभी से भरपूर तैयारी कीजिए, ताकि हम जिस समय वैकेंसी आया अच्छा से हम क्लियर कर सकें, है ना। तो आज बाबू हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, आज इसका 3rd क्लास है, और आज जानेंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक मोटिवेशन कोट्स हो जाने चाहिए बाबू, है ना, ताकि आप लोग भी अपना मेहनत बरकरार रखें। वो क्या है सुनिए बाबू, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबू कि हम आज तैयारी किए और कल तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। उसको उस तैयारी को जिस लेवल का मेहनत आप आज कर रहे हो, वही लेवल का मेहनत आप कंटिन्यू आप 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर तक मेहनत करें, तभी आपको मंजिल मिलती है। हो सके आपका 6 मंथ में भी मंजिल मिल जाए, लेकिन आपको अपने तैयारी जिस फर्स्ट लेवल पे रखते हैं, जिसमें आपका पहले रहता है, उसी तरह आपको लास्ट तक रखना चाहिए, तभी आपको अपना मंजिल मिलेगी, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज क्लास का शुभारंभ करते बाबू। और आज हम लोग जानेंगे कि और किस किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आते सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0 0। ए बी जो है सो 2 है, और कोण एबीसी है 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ BC हैज द कोऑर्डिनेट्स 2 0। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज। देखिए बाबू, इसको अगर हम एलोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट में, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो देखिए B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0 0, मतलब B यही होगा 0 0, है ना। उसके बाद फिर AB का लेंथ दे रखा है 2, और कौन ABC मान लेते हैं, A यहाँ बाबू, है ना, A यहाँ मान लेते हैं, और ये AB का लेंथ दे रखा है 2, है ना, AB का लेंथ दे रखा है 2, और कौन ABC C यहाँ होगा, यहाँ ले लेते हैं ABC कितना दे रखा है π/3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए जी, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, और BC का जो मिडिल पॉइंट है बाबू वो 2 0 है, तो ये मान लेते हैं एक मिडिल पॉइंट है ना। अब ये जब 2 0 है तो C का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये मिडिल पॉइंट मान लिए, है ना, यहाँ मिडिल पॉइंट है, तो C कितना होगा बाबू, तो C मेरा हो जाएगा 4 0, है ना। इसी का तो डबल होगा, क्योंकि ये दोनों का, ये जो BC का मिडिल पॉइंट दे रखा है B, तो जब BC का मिडिल पॉइंट 2 है बाबू, तो यहाँ से C का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा 4, इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये ABC जो ट्रायंगल बना बाबू, इसका हमको सेंट्रॉइड बोल रहा है निकालने के लिए, है ना। ये आपका सेंट्रॉइड बोल रहा है निकालने के लिए, क्या होगा सो पूछा है। ये फिगर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, हम सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे इसमें, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट पता, इसका कोऑर्डिनेट पता, किसी तरह इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो मेरा सेंट्रॉइड निकल जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए देखिए बाबू, ये जो है कौन ABC यहाँ 60 डिग्री बना रहा है। पोलर फॉर्म क्या होता है बाबू,
पोलर फॉर्म क्या होता है? तो पोलर फॉर्म होता है आर कॉस थीटा और वाई साइन थीटा, यही तो होता है पोलर फॉर्म, है ना। ये जो है आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, सॉरी यहाँ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता है। ये जो है सो आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करता है ना, और ये जो है सो वाई एक्सिस को डिनोट करता है ना। अब देखिए इसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें बाबू, इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहें किसका? ए का, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा आर कॉस थीटा। आर के जगह पर क्या है बाबू समझिएगा, एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, है ना, तो आर कॉस थीटा आर के जगह पर क्या है? 2 है गुरुजी। कॉस थीटा एंगल क्या है? 60 डिग्री, है ना। इस हम ए का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना। अब फिर आपका आर साइन थीटा होता है, तो आर के जगह पर 2 है और साइन और एंगल मेरा क्या है? 60 डिग्री। यहां एक चीज देख रहे हैं ना बाबू कि दोनों में आर आर रहता है और एंगल दोनों में सेम सेम रहता है। वही काम किए, लेंथ तो दे रखा है 2, एंगल दे रखा है 60 डिग्री दोनों में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो ये हो गया √3/2। मतलब ये जो पॉइंट है बाबू, ये मेरा पॉइंट क्या आ गया? तो पॉइंट आ गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा √3, यही ना पॉइंट आया 1 और √3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 1 और √3 आ गया, है ना। अब ये भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये भी कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो सेंट्रोइड बोल रहा निकालेंगे तो नहीं निकाल सकते। क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला? तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस का y1, x1 प्लस का x2, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइड बाय 3, और फिर होता है आपका y1 प्लस का y2 और प्लस का y3, y2 प्लस का y3 और डिवाइड बाय 3, यही होता है सेंट्रोइड का। तीनों को जोड़िए बाबू, 1 और 0, 1 हो गया और 4, तो ये हो गया 5/3, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका √3 प्लस का 1, √3 और फिर प्लस का 0, तो √3/3, है ना। अब ऐसा तो ऑप्शन है, इसको देखिए, इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 5/3 और ये बन जाएगा 1/√3, है ना, यही मेरा सेंट्रोइड आ जाएगा। तो 5/3 और 1/√3, 5/3 1/√3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताए बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ? बाबू कोई तकलीफ नहीं, बस ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, तो पोलर के थ्रू जाएंगे हम, क्योंकि पोलर के थ्रू इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको इसका डिस्टेंस दे रखा है और एंगल पता है। तो जब भी आपका डिस्टेंस और एंगल पता है तो पोलर के थ्रू जाएंगे हम, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो वही मेरा निकल जाएगा क्या? ए का कोऑर्डिनेट। और जब ए का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तीनों को कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ये फॉर्मूला के जरिए से हम लोग सेंट्रोइड निकाल लेंगे, है ना। कोई तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट से ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए। तो ए से मतलब ए से जो मीडियन खींचेंगे बाबू उसका लेंथ क्या होगा उससे पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं बाबू तो एक नॉर्मल फिगर, मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज बताना है, एक नॉर्मल, ताकि आप समझ जाए, है ना। ऐसा फिगर आपको बना लेना है। ए है बाबू 10/5, है ना, ये ए मेरा क्या है 10/5। बी के जगह पर क्या है? तो बी के जगह पर है मेरा 8/4, और सी के जगह पर क्या है? तो सी के जगह पर है मेरा 6/6। और मीडियन बोल रहा है, मीडियन निकालना बाबू फ्रॉम ए से, है ना। तो फ्रॉम ए से मीडियन खींचना है ना, ये हो गया मेरा मीडियन। तो हमको इसका लेंथ निकालना है एम का, वही ना बोला कि द लेंथ ऑफ मीडियन एम फ्रॉम ए, द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए, तो द लेंथ ऑफ एम निकालना हमको। अब ये जो मीडियन खींचते हैं बाबू, ये मीडियन कैसे खींचते हैं? जो मीडियन आता है बाबू, ये मीडियन बी और सी का तो मिडिल पॉइंट रहता है ना, बी और सी का ही तो मिड पॉइंट रहता है, मध्य बिंदु रहता है बी और सी का, तभी ना मीडियन बनता है एकदम गुरुजी। तो इसका कोऑर्डिनेट तो निकालना आसान है। अगर किसका कोऑर्डिनेट को मान ले बाबू एक्स वाई, तो x को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे x को? ये तो मिड पॉइंट रहता है ये सब दोनों का, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा? 8 और 6 14, 14 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और y उसी तरह निकालेंगे बाबू, 4 और 6 10, 10 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। मतलब इसका कोऑर्डिनेट भी पता चल गया 7, 5, है ना। इसका कोऑर्डिनेट भी क्या पता चल गया? ये हो गया 7, ये हो गया 5, है ना। जब इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट पता है तो हमको क्या निकालना बोल रहा है? लेंथ। तो कैसे निकाल लेंगे? लेंथ आसान है, एम निकालना बाबू, एम कैसे निकलेगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर।
तो 10 में 7 गया तो कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, तो 5 में 5 गया तो बचा 0, और 9 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो मेरा लेंथ क्या आ गया बाबू एम का 3 यूनिट्स किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताइए बाबू, कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर ले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। एज इट इज ऐसे सॉल्व नहीं करना, बट हल्का सा रफ जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेना है, तो तकलीफ नहीं होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस का y इज इक्वल टू 0 एंड 5y प्लस का 7x इज इक्वल टू 24 इंटरसेक्ट mn, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस का n। अब देखिए क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि दो लाइन दे रखा है और दोनों लाइन जो है सो m, n पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि m प्लस n का वैल्यू क्या होगा। बात को समझिए बाबू, एक दो लाइन दे रखा है, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, और दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है m, n पे, है ना। लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये है आपका लाइन x प्लस का y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, है ना। और ये लाइन आपका है 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 24, है ना। ये दो लाइन दे रखा है, दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है m, n पे। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि बाबू क्या पता होना चाहिए कि जब भी आपका कोई लाइन कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जब भी आपका दो लाइन तीन लाइन व्हाटएवर लाइन किसी पॉइंट पे से सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो 100 ने 200% चांस है बाबू कि ये पॉइंटवा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंटवा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट सेम पॉइंट पे ये लाइन ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये तो बोला बाबू कि जो ग्राफ आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है सो दोनों है सो m, n पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब m, n पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये m, n जो पॉइंट है बाबू ये इस लाइन को और इस लाइन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो यहां भी x की जगह पर हम m रख सकते हैं और n की जगह पर y की जगह पर n रख सकते हैं, तो m प्लस का n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमको इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि ससुर हमको वैल्यू पूछा किसका है, हमको वैल्यू पूछा है m और n का वैल्यू नहीं पूछा, हमको वैल्यू पूछा है m प्लस n का वैल्यू क्या होगा। तो m प्लस n का वैल्यू क्या आ गया 0, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब ऐसा नहीं कि यहां दोनों पॉइंट में मैं ये पॉइंट जो है सो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक बार इसमें पुट किए एक बार इसमें पुट किए, फिर दो आपका वेरिएबल है m n और दो इक्वेशन है, तो सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वहां से m और n का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का ऐड करेंगे, तो वो बेकार वाला बात है। यहां देखिए एक लाइन ये बता दे रहा है कि m प्लस n का वैल्यू क्या निकल गया आगे 0, तो आपको अलग अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए बाबू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5, 2, 3, 3 एंड 2, 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, एक ट्रायंगल है बाबू, है ना, एक ट्रायंगल। अब हमको इसका मिड पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए ये आपका नाम डाल दिए ए, ये नाम डाल दिए बी और ये डाल दिए सी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट ये है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा बाबू, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 2, है ना, 5, 2 इसका कोऑर्डिनेट। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3, 3 और AC का जो मिड पॉइंट है ये, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 2, 2, 2, है ना, 5, 2, 3, 3 और 2, 2। अब हमको इसका क्या निकालने बोल रहा है सेंट्रॉइड। तो गुरुजी हमको तो ये चीज आता है, क्या आता है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइड बाय 3। लेकिन दूसरा इसका मिड पॉइंट दे रखा है तो कैसे निकालेगा सेंट्रॉइड, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा बाबू। इसमें भी जो है अगर हम इसका सेंट्रॉइड निकालना चाहें बच्चों लोग, इसका अगर हम सेंट्रॉइड निकालना चाहें तो सेम फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा बच्चों लोग। क्या होगा, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइड बाय 3,
है ना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसका मिड पॉइंट का सेंट्रोइड दे, मतलब किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे रखा, अगर सेंट्रोइड निकालने बोले तो कुछ इसमें अलग फॉर्मूला लागू नहीं होगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लागू होगा। मतलब अब अगर इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी सी का, तो इसका जो सेंट्रोइड निकालिएगा और इसका सेंट्रोइड निकालिएगा, दोनों का सेंट्रोइड इक्वल ही आएगा बाबू, है ना। तो इक्वल आएगा, ऐड कीजिए बाबू, याद देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो हो गया 10/3, 10/3। फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो 7/3। तो सेंट्रॉइड का आ गया 10/3 और 60/3, 10/3 और 7/3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में, याद रखना ये चीज, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 3 लाइन्स x + y = 3 लाइन दिया हुआ है आर कॉन्करेंट देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब ये कॉन्करेंट क्या होता है, ये चीज आना जरूरी है ना। ये कॉन्करेंट क्या होता है, तो कॉन्करेंट बोलते हैं बाबू जब 2 लाइन, पहले समझिए कॉन्करेंट होता क्या है। तो कॉन्करेंट बोलते हैं जब 2 लाइन 3 लाइन 2 से अधिक लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस सब लाइनिया को बाबू, इस सब लाइनिया को हम लोग बोलेंगे क्या है कि ये कॉन्करेंट लाइन है, कॉन्करेंट लाइन है ना। क्या बोले, तो जब भी आपका दो लाइन या 2 से अधिक लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो दोनों लाइनिया को बोलेंगे कि ये कॉन्करेंट लाइन है। लेकिन ये जो पॉइंट हुआ बाबू सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी, लेकिन इस लाइनिया को बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आते हम लोग सवाल में, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए ये 3 इक्वेशन दिया और बोला कि ये कॉन्करेंट है, मतलब सेम पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सेम पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए वो पॉइंट कुछ और ना एक्स वाई है। जब पॉइंट एक्स और वाई है बाबू, तो ये हम मान लिए कि वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू, ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, है ना। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू, इस पॉइंट का हम लोग क्या मान लिए, ये एक्स वाई मान लिए। जब एक्स वाई ये पॉइंट को माने बाबू, तो ये एक्स वाई ये तीनों लाइन एक सेटिस्फाई करेगा। अब तीनों लाइन एक सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये सब दोनों से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते बाबू, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों ऐड करेंगे, है ना बाबू। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x = 6, 2x = 6। तो x का वैल्यू यहाँ क्या निकल जाएगा, 2 × 3 = 6, है ना। अब ये 3 किसी में पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं उसमें, तो ये हो गया x माइनस का, x का वैल्यू तो निकाल लिए 3, तो ये हो गया 3 माइनस का y = 5, है ना। और यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -2, है ना। y का वैल्यू आ गया फिर -2। कोई दिक्कत यहां तक, x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकल गया बाबू, तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, k का वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या, 2x, x के जगह पर क्या रखेंगे बाबू, 3, और फिर क्या है प्लस का 3y, और y के जगह पर क्या रखेंगे, -2, और फिर क्या है = k। कीजिए इसको सॉल्व, 2 × 3 = 6 और -6 = k। तो k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0, है ना। 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ एक्स वाई माना, अब यहाँ आप mn भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट। हम एक्स वाई इसलिए माने क्योंकि 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, मान निकल जाएगा। mn मानेंगे बाबू तो सारा इक्वेशन को हमको पहले फॉर्मेट चेंज करके, एक्स वाई को चेंज करके mn फॉर्म में लाना होगा, तो इसलिए हम वही पॉइंट पे मान लिया एक्स वाई, है ना। चलिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ये लाइन और ये लाइन दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा। अब देखिए इसका स्लोप निकालते, नाम डाल देते हैं m1। इसका स्लोप क्या निकालेंगे बाबू, क्या होगा, माइनस का x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो हो जाएगा +4 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 हो गया, ये हो जाएगा मेरा 2, है ना। m2 क्या हो जाएगा, माइनस का x का कोफिशिएंट, माइनस का x का कोफिशिएंट ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय y कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3,
है ना। अब क्या होता है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, दो ढाल पता हो तो, दो स्लोप पता हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस का m2, मॉड ऑफ m1 माइनस का m2। तो m1 माइनस का m2 करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, और प्लस का डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 इंटू में m2 तो हो जाएगा माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 1, है ना। और इसका मोड हटाएंगे बाबू तो क्या निकल जाएगा 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है बाबू, 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब इतना देखिए, आप लोग को बच्चा नहीं है बाबू, इतना आप लोग समझदार है। अब ये कैलकुलेशन आप लोग और छोटा कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना कैसे। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन ये जो कैलकुलेशन इतना करें ना उसको और छोटा कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोलर इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए cos थीटा रिप्रेजेंट। अब देखिए अभी हम तुरंत आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताएं कि पोलर इक्वेशन में जो r cos थीटा रहता है और ये आपका रहता है r sin थीटा, है ना। r cos थीटा जो है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है अगर कार्टेशियन इक्वेशन में लेते जाएं तो कार्टेशियन फॉर्म में, और जो r sin थीटा है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना। ऐसे भी बताएं तुरंत। अब यहां देखिए इसका शकल बढ़िया से कीजिए, r इज इक्वल टू a cos थीटा है तो r इज इक्वल टू a, ये sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, एकदम लिख सकते हैं, है ना बाबू लोग। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा क्या हो जाएगा a के इक्वल। अब ये r cos थीटा को हम तुरंत अभी क्या माने बाबू, कार्टेशियन फॉर्म में x इसको माने, तो ये x इज इक्वल टू a आ गया। और जब x इज इक्वल टू a आ गया बाबू तो ये कौन सा है, किसका इक्वेशन है बाबू, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये सर्कल ना है, ना पैराबोला, ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका डिटरमिनेंट दे रखा है, तो द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस इज, ऑफ पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है। अब देखिए बाबू यहां आपको सीखने वाली बात है, क्या है सो देखिए इस केस में दो वैल्यू बनता बाबू, ये जो है ना ये आपका सेकंड डिग्री ही बनता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ही बनता है ये। तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सो पहले लिखते हैं, क्या होता है, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन, है ना। ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन है। इसका डिटरमिनेंट ऐसे ही निकालते हैं बाबू लोग, कैसे निकालते हैं, जो ऐसा लिखा हुआ वो AHG लिखना और इसी को कॉलम में भेज दीजिए तो HG यहाँ हो गया। फिर आपको BF लिखना है और इसी को कॉलम में भेज दीजिए, यहाँ हो गया। आज बच गया क्या, C, तो ये लिख दिए C। ये इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहा है तो इसका डिटरमिनेंट इस तरह निकाला जाता है। अब यहाँ दो केस बनता है बाबू, केस वन में क्या होता है, तो केस वन में आपका डिटरमिनेंट जो है सो अगर 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ आपका 3 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन होगा कि अगर 0 के इक्वल आ गया तो h² माइनस का AB ये आपका अगर 0 से बड़ा रहा तो ये दिखाएगा आपको पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, शॉर्टकट रख दे रहे हैं ना, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, है ना, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। समझ में आया। दूसरा कंडीशन बनता है बच्चों लोग कि अगर आपका h² माइनस का AB ये आपका 0 के इक्वल आ जाए तो ये दिखाएगा पैरेलल लाइंस को। ये किसको दिखाएगा, तो ये दिखाएगा आपको पैरेलल लाइंस को। और तीसरा कंडीशन बनता है कि आपका अगर h² माइनस का AB ये आपका लेस देन 0 हो जाए तो ये दिखाएगा नॉन रियल लाइन को,
ये केस 1 के सिर्फ बात किए बाबू, है ना। अब केस 2 में क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं केस 2। केस 2 में क्या होता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो बाबू, तो यहां आपका 4 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है क्या कि एच स्क्वायर माइनस का ए बी, एच स्क्वायर माइनस का ए बी अगर ये आपका 0 से बड़ा रहे बाबू, तो ये दिखाएगा हाइपरबोला को। ये किसको दिखाएगा, हाइपरबोला को, हाइपरबोला को। दूसरा कंडीशन बनता है बच्चों लोग कि अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी ये आपका 0 के इक्वल हो जाए, तो ये दिखाएगा आपको पाराबोला को, पाराबोला को। तीसरा कंडीशन है कि यदि आपका एच स्क्वायर माइनस का ए बी ये लेस देन 0 आ जाए, तो ये दिखाएगा आपका सर्कल को, सर्कल को। और चौथा कंडीशन है कि आपका एच स्क्वायर माइनस का ए बी अगर ये भी आपका लेस देन 0 के इक्वल आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो ये दिखाएगा आपका एलिप्स को, एलिप्स को। तो ये सब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सब दोनों में डिफरेंस है। सर्कल में जो है बाबू a बराबर b रहता है और एलिप्स में a जो है सो नॉट इक्वल टू b रहता है। ये आपको इतना कंडीशन पता होना चाहिए, है ना। जब भी आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हो बाबू, तो उसमें 2 केस बनता है। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो 3 केस बनता है। क्या बनता है कि एच स्क्वायर माइनस का ए बी अगर 0 से बड़ा रहा, तो ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी 0 के इक्वल रहा, तो ये पैरेलल लाइन को दिखाएगा। और अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी लेस देन 0 रहा, तो ये नॉन रियल लाइन्स को दिखाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो, तो 4 कंडीशन बनता है। क्या बनता है 4 कंडीशन कि अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी 0 से बड़ा रहा, तो यह हाइपरबोला को दिखाएगा। और अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी 0 के इक्वल हो जाए, तो यह पाराबोला को दिखाएगा। और जब एच स्क्वायर माइनस का ए बी लेस देन 0 रहे, तो यह सर्कल को दिखाएगा। लेकिन यहां कंडीशन और है कि ए बराबर बी होना चाहिए। और जब एच स्क्वायर माइनस का ए बी लेस देन 0 के इक्वल हो जाए, तो यह दिखाएगा आपको एलिप्स को, जहां ए जो है सो बी के नहीं होना चाहिए। आपको कंडीशन याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहां क्या बोला बाबू कि यहां बोला है कि हमको बताइए कि ये जो है ये क्या कंडीशन को दिखा रहा है, पैरेलल लाइंस को। तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले बात तो पैरेलल लाइंस में ये 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो कतई ही नहीं होगा। 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये सब चीज बनेगा। दूसरा क्या देखिए, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहाँ देखिए बाबू क्या लिखे है, एच स्क्वायर माइनस का ए बी जो से 0 के इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये किसको दिखा रहा है, पैरेलल लाइंस को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरा। समझ में आया। तो ये कंडीशन आपको याद हुआ होना चाहिए बाबू। ये कंडीशन याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन 1-2 और आएंगे बाबू, है ना। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग याद करने का मतलब बड़ा सा तरीका नहीं है, बस हल्का सा 2 केस बनता है। ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा और एक केस में होता है डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है। नहीं के केस में 4 कंडीशन बनता है, होने के केस में 3 कंडीशन बनता है। अब होने के केस में 3 कंडीशन बनेगा, ये हमेशा लाइनें का इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, जब बड़ा रहेगा तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, जब इक्वल होगा 0 के तो ये पैरेलल लाइंस, और जब लेस देन 0 के इक्वल होगा तो ये नॉन रियल लाइंस होगा। उसी तरह अगर इक्वल नहीं रहा, तो अगर 0 से बड़ा रहा तो हाइपरबोला, इक्वल रहा 0 के तो पाराबोला, लेस देन 0 रहा तो सर्कल, और लेस देन 0 रहा तो इलिप्स। लेकिन सर्कल के केस में ए बराबर बी होता है और इलिप्स के केस में ए बराबर बी नहीं होता। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको याद कर लेना जरूरी है। आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइंस LX प्लस का MY प्लस का N इज इक्वल टू 0। यहां 3 लाइन मतलब दे रखा है और हमको बोला कि नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, तो आर कॉन्करेंट इफ। अब ये लाइन जो है सो कॉन्करेंट है कब। अब देखो बाबू एक चीज तो हम आपको बताएं, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। तो कॉन्करेंट लाइन गुरुजी आप बोले कि जब भी आपका सेम पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक लाइन इंटरसेक्ट करे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, है ना। सब लाइन ये क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। अब हम आपसे पूछ रहे बाबू, क्या पूछ रहे हैं कि हमको ये तो 3 लाइन दे रखा है। अब 3 लाइन ये पॉइंट मान लिए सेम पॉइंट में इंटरसेक्ट करा, यही पॉइंट हुआ है। तो 3 लाइन अगर ड्रॉ करेंगे बाबू तो कभी भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, कभी भी आपसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्या बोल रहे फिर से समझिएगा, वो लाइनिया भी कॉन्करेंट रहना चाहिए। ट्रायंगल तो ससुरा फिर बना दीजिएगा कि गुरुजी यहां बन गए, तो यहां टच कहां किया,
हम कह रहे हैं बाबू कि जब भी आपका 3 लाइन कॉन्करेंट है तो ट्रायंगल कभी भी फॉर्म्ड नहीं हो, कभी भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कहां ट्रायंगल बनेगा? यहां देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर हम यहां बनाएंगे तो कहां ट्रायंगल बना? यहां बनाएंगे तो ट्रायंगल कहां बना? ट्रायंगल मतलब हम पॉसिबल ही नहीं है कि इसको बना सकते ट्रायंगल। जब भी आपका 3 लाइन कॉन्करेंट रहे तो ट्रायंगल बन नहीं सकता। अब ट्रायंगल जब बन नहीं सकता बाबू, इसका मतलब हम एक चीज ये समझ गए कि उसका एरिया निकालिए गुरुजी, तो 0 आएगा क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं हो रहा है ना। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। एरिया कैसे निकालते बाबू? तो एरिया निकालते 1/2। 1/2 एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट एल एम एन है, तो यहां लिख दिया एल एम और एन। फिर क्या बाबू? एम एन एल है, एम एन एल, और फिर क्या है? एम एन एल हो गया। फिर आपका एन एल और एम है ना, ये इसका एरिया हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। समझ में आया कि नहीं? क्या बोले? समझ में आया ना बच्चा लोग? हम ये बात बोले कि जब भी आपका 3 लाइन कॉन्करेंट है तो ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया 100% 0 के इक्वल होगा। अब ये दो तो उधर 0 इक्वल हो गया, यहां इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ये कॉलम, ये रो डिलीट, ये क्या बन गया? एम एन और माइनस का एल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? माइनस का एम। ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये क्या बन गया? एम स्क्वायर माइनस का एन एल है ना। फिर क्या हो जाएगा? प्लस का एन। ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये क्या बन गया? एम एल और माइनस का एन स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये बन गया आपका एल एम एन माइनस का एल के पावर 3, फिर माइनस का एम के पावर 3, फिर प्लस का एल एम एन, फिर ये बन जाएगा प्लस का एल एम एन, फिर हो जाएगा माइनस का एन के पावर 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल है ना। अब इसको जो क्यूब है बाबू, इसको उस साइड लेते जाइए। सब सारा चीज को उस साइड लेते जाइए। जैसा सारा चीज को उस साइड लेके जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। एल क्यूब प्लस का एम क्यूब प्लस का एन क्यूब। अब यहां देखिए ये एल एम एन 3 है, तो ये प्लस का 3 एल एम एन हो जाएगा। उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 3 एल एम एन। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल है ना। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बाबू, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, ये किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू एल प्लस का एम प्लस का एन और इनटू में एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एल एम माइनस का एल एम माइनस का एम एन और माइनस का एन एल इज इक्वल टू 0 है ना। अब ये चाहे 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। ऑप्शन में देख लीजिए, ये 0 है कहीं? क्या नहीं है। अच्छा, एल प्लस का एम 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो कॉन्ग्रुएंट का आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो उससे आगे जितना भी कंसेप्ट बन सकता है वो चीज अभी आपको पता कर लीजिएगा। समझ में आया? अभी हमको कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो सिर्फ यही पता था कि जब भी आपका 3 लाइन, 2 से अधिक लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, व्हाटएवर रहे, तो वो अगर सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है। लेकिन उसी से एक कंसेप्ट और निकालनी है कि जब भी आपका 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो 200% चांस है कि उसका एरिया जो है वो एरिया निकालेंगे वो ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो जब वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। उसी से बेसिस पर हम ये आंसर निकाल दिए। समझ में आया? चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पाराबोला। अब तो पाराबोला को रिप्रेजेंट करता कब? अभी तुरंत ने बताया बाबू इस क्वेश्चन में के h स्क्वायर इक्वल टू ab हो जाए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का लैम्डा y स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा जो है एक रियल नंबर है और रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो थीटा जो है एंगल है, किसका एंगल है? कोसेक एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल है। तो हमको निकालने बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखिए यहां हल्का सा समझने वाली बात है बाबू।
वो क्या समझने वाली बात है, सोच देखिए। अब यहां देखो बाबू, ये क्या हमको दिखा रहा है, यहां देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन केवल लिखा है बाबू। अब देखो बाबू, पहले इसका इक्वेशन जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। इक्वेशन क्या दे रखा, वो दे रखा मेरा एक्स स्क्वायर। पहले जनरल इक्वेशन लिखता है ना, तो फिर कंपेयर करने में मजा आएगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन होता है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c जो से 0 की इक्वल हो गया। ये इक्वेशन हो गया, है ना। अब जो दिया हुआ सो लिखते हैं। दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy, फिर आपका प्लस का लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस का 3x, फिर माइनस का 5y और फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यही तो दिया हुआ इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया रखा। अब देखो बाबू, हमको क्या बोला कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइनियर के इक्वेशन में आएगा। और जब पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन में आएगा बाबू, लाइन के बारे में जब भी बात होगा तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। ये चीज तो जानते हैं हम लोग, है ना। चलिए जी, जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो हमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, सभी का ए बी सी सभी का पता होना चाहिए। तो निकालते हैं करके वैल्यू बाबू। ए का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा 1, एच का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो एच का वैल्यू निकल जाएगा मेरा माइनस का 3/2, है ना। इसको ये खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 3/2। बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो लैम्डा। एफ का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो एफ का नहीं जी का वैल्यू निकालते हैं। जी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो जी का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, जी का वैल्यू निकल जाएगा मेरा जी का वैल्यू निकल जाएगा 3/2। और एफ का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, क्या निकल जाएगा एफ का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 5/2। और सी का वैल्यू निकल जाएगा मेरा 2, है ना। ये निकाल लिए। अब इसका डिटरमिनेंट जो है बाबू 0 के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ए एच जी ए 1 है, एच की जगह पर क्या है A1 है, एच की जगह पर क्या है माइनस का 3/2 है, और जी की जगह पर क्या है, तो जी की जगह पर है मेरा 3/2, है ना। उसको कॉलम में लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा 3/2। इसको ऐसे लिखिए, लंबा हो जाएगा इस तरह ना। ये ए एच जी, एच की जगह पर हो जाएगा माइनस का 3/2 और जी की जगह पर हो जाएगा 3/2, है ना। इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया 3/2 माइनस का और ये होगा 3/2 प्लस का। चलिए, यहां तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है बी एफ, बी की जगह पर क्या लैम्डा और एफ की जगह पर क्या है, तो माइनस का 5/2। इसको कॉलम में कर दीजिए, हो जाएगा माइनस का 5/2 और फिर सी की जगह पर क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है सिर्फ, है ना। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कैसे बाबू, देखिए तो यहाँ कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। इसको इसके साथ अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं इसको ना, एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 है, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 का बट्टा 4, है ना। फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3/2। ये कॉलम माइनस प्लस का 3/2, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3 दूनी का 6/2, है ना। माइनस का 6/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 तिया के 15/4, 15/4, है ना। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3/2। ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया का 15/4, 15/4, है ना। ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया 5 तिया का 15/4 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा/2, माइनस का 3 लैम्डा/2। ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ ये क्या लिखा हुआ है 2 लैम्डा,
है ना, ये है 2 लैम्डा, फिर है माइनस का 25/4, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मेरा 4 निकलेगा। समझिएगा बाबू इसको ना, यहाँ का शॉर्टकट मार दे रहे हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ निकल जाएगा मेरा माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 15, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 15, तो 15 में 12 जाएगा तो बचेगा 3, और एलसीएम में ही लिए 4 बाबू, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू में 3/2 तो क्या हो जाएगा 9/8, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं प्लस का 9/8, है ना। उसी तरह यहाँ देखिए बाबू लोग, ये 3/2 तो बाहर लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 तो हो जाएगा 15 और माइनस का, और ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 लैम्डा 4, और यहाँ बाहर में किससे मल्टीप्लाई करना, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45/2, तो प्लस का 15 तिया 45/2, है ना, 15 तिया 45/2 नहीं 8 होगा ना, 2 लिख देना है 8, 15 तिया 45/8, और फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 लैम्डा/2, तो हो जाएगा माइनस का 18 लैम्डा/8 ना, माइनस का 18/8 हो जाएगा, तो माइनस का 18/8 इज इक्वल टू 0, है ना, माइनस का 18 ही होगा, माइनस का 18 4 दूनी का 8। अब इसको जो ताम झाम किए इसको मिटा देते हैं हम लोग, है ना, ये चीज मिटा दी। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए बाबू, लैम्डा यहाँ ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 और ये लिखा हुआ 18, तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा माइनस का 18, ठीक लिखे ना बाबू, 4 दूनी का, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो हो जाएगा 8 दूनी का 16, ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा/8, ये होगा एलसीएम ले बाबू, एलसीएम ले तो 8 हो गया, ये हो गया 8 दूनी का 16 और माइनस का 18, तो माइनस का 2 लैम्डा/8 हो जाएगा। इसमें देखिए एलसीएम लेते हैं 8 बाबू, जब एलसीएम 8 लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 दूनी का 50 माइनस का, यहाँ प्लस का 9 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक नंबर तो लग रहा और छूट गया, नहीं ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 एलसीएम ले लिया, हो गया माइनस का 2 लैम्डा प्लस का, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका माइनस का 5, है ना, ये तो 8 उधर जाके 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया प्लस का 9, तो माइनस का 5 और प्लस का 9 तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 2 लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट निकाले तो क्या निकल जाएगा 2, है ना, 2 दूनी का 4 माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू 2 निकल गया। अब यहाँ लैम्डा का वैल्यू निकालनी है 2, तो मेरा क्या काम हो गया, नहीं काम हो, मेरा काम निकालना क्या है, तो हमको निकालना कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एंगलवा जो है 2 लाइन के बीच में वो क्या है थीटा बाबू, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि tan थीटा जो है, जब भी आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दे बाबू और आपको जब भी एंगल निकालने बोले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना क्या है, वो tan थीटा जो बाबू वो इक्वल होता है 2√h² माइनस का AB और डिवाइड बाय A प्लस B, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, A प्लस का B। अब बस आपको A भी पता, B भी पता, H भी पता है और लैम्डा भी पता हो गया, है ना। जैसे यहाँ B की जगह पर लैम्डा है तो B की जगह पर लैम्डा को वैल्यू निकाल लिए, इसीलिए लैम्डा का वैल्यू निकाले बाबू, क्योंकि B का वैल्यू हमको पता रहता ना तो हम लैम्डा का वैल्यू कतई नहीं निकालते हैं। लेकिन यहाँ सोच रहा B बराबर लैम्डा है तो B तो हमको निकालना ही पड़ेगा बाबू, लैम्डा नहीं पुट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लैम्डा निकालें, वो आ गया 2। तो बाबू ये इसको इस इक्वेशन को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, है ना, ये आपका HW है। यहां से आपको tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, जब tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, उसी का रिवर्स कर दीजिएगा तो निकल जाएगा cos थीटा का, और उसी का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो ये आपका HW है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये चीज कैसे कैसे लिखे बाबू, ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए बाबू, तो आज जो है जो 10-11 क्वेश्चन किए और अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, नेक्स्ट दोस्त को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मूव करेंगे। और आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट यही है बाबू, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सो अभी से ही मन लगा के पढ़िए, अभी से ही पूरा मेहनत कीजिए, क्या पैटर्न है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सब चीज देखिए बाबू, क्योंकि एक होता ना कि चलो 1 to 5 निकल गया, 6 to 8 निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा 9 to 10 बाबू, ये याद रखिएगा हमेशा, अगर अभी ऐसे मेहनत नहीं किए तो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।